एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर IQ में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा PCSJ की वैकेंसी को आउट किया जा चुका है और अमूमन आप सभी लोगों ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी और उसका फॉर्म भी फिल किया जा चुका है। ये बात अलग है कि अभी तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होगा, जाहिर सी बात है हम सभी कहीं ना कहीं उसके मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। अगर एक तरफ आप झारखंड प्री के सिलेबस को देखते हैं तो उसके अंदर आपको लॉ के लगभग 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर IQ खास तौर से आपके लिए झारखंड प्री कम मेंस बैच को लेकर आया है, जिसके अंदर आप चाहें तो प्री को रिवाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे के पूरे मेंस को भी आप ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम प्री की बात करेंगे तो वहां पर जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, और जब हम मेंस की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर लॉ के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये बात अलग है कि एक पेपर आपको लैंग्वेज का भी देखने को मिलेगा, तो उसको भी लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज मैं रवि झा आपके साथ CRPC के एक महत्वपूर्ण प्रावधान जिसका जिक्र आपको धारा 125 में देखने को मिलता है, उसको लेकर आपके साथ चर्चा करूंगा। जब कभी भी CRPC का 125 हमारे सामने निकल कर आता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में ख्याल आता है कि जरूर यहां पर बात की जा रही है मेंटेनेंस की, जिसको कि हम लोग यूजुअली भरण पोषण भत्ता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम CRPC के 125 की बात करते हैं तो आमतौर पे यहां पर एक प्रिजम्पशन को ड्रॉन किया जाता है, और वो प्रिजम्पशन तो ये कहता है कि अ वाइफ इज ऑलवेज इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में 2 दिनों का न्यूज़पेपर देखा होगा तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक वाइफ को ये कह के मना कर दिया कि आपकी जो इनकम है वो आपके पति के इक्वल है, तो इस आधार पे आप लीगली रूप से इंटाइटल्ड नहीं है उस मेंटेनेंस के अमाउंट को रिसीव करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट हस्बैंड के ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, तो आमतौर पे वहां पर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होता है जो आपको ऐसा कोई भी सुझाव दे या आपको ऐसा कोई भी अश्योरेंस दे कि नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर वाइफ यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस। वहां पर कोर्ट बहुत सारे पहलुओं को देखती है। तो जब हम CRPC के 125 की बात करते हैं तो आमतौर पे यहां पर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है। यहां पर वाइफ्स वर्ड का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एक पत्नी है तो उसको भी मेंटेनेंस मिलेगा, अगर आपकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं और सभी शादियां वैध हैं तो उसको भी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा। आमतौर पे अब तो लिव इन रिलेशन में भी इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, चाहे बच्चों की संख्या 1 हो, 1 से ज्यादा हो, उनको भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके माता पिता हैं, गौर करिएगा यहां पर गार्जियन शब्द को शामिल नहीं किया गया है, यहां पे पेरेंट्स की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ माता और पिता को भी शामिल किया गया है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि क्लॉज ए में बात की गई है पत्नी की, क्लॉज बी में बात की गई है आपके माइनर चिल्ड्रन की, क्लॉज सी में आपकी बात की गई है आपके मेजर चिल्ड्रन की, और क्लॉज डी में बात की गई है आपके फादर और मदर की। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर ये क्लॉज है क्या। अगर यहां पर हम वाइफ की बात करते हैं तो आमतौर पे वाइफ का मतलब क्या होता है, आपकी लीगली वेडेड वाइफ जिसके साथ आपने विधि पूर्वक शादी की है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी ऐड की गई है कि वही वाइफ आमतौर पे मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। अगर आप इन चारों क्लॉजेस को देखेंगे तो एक शब्द आपको कॉमन दिखाई देगा आपको आपके बैरक में, दैट इज कॉल्ड अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। यानी कि अगर आपके पास पर्याप्त साधन है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उस आधार पे आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है या आप असमर्थ हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो उस आधार पे आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो हमें यह पता चलता है जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है दैट पर्सन इज हैविंग अ सफिशिएंट मींस, उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए ताकि वो आपको मेंटेन कर सके। और कोर्ट दूसरे पहलू को भी देखती है जहां पर नोटिस ये किया जाता है कि द पर्सन हु इज क्लेमिंग द मेंटेनेंस इन रियलिटी ही इज इंडिजेंट पर्सन, इन रियलिटी ही और शी इज नॉट कैपेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि वो इस कदर सामर्थ्यवान नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे जब हम माइनर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो आमतौर पे इसके अंदर जो आपके जायज बच्चे हैं, जो आपके नाजायज बच्चे हैं, इवन कि जो आपके शादीशुदा बच्चे भी हैं, अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है तो बीइंग एज ए पेरेंट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक वो अपनी मेजॉरिटी की एज को अटेंड नहीं करते हैं तब तक आप उनको मेंटेन करेंगे। लेकिन जब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि यहां पर मेजर चिल्ड्रन का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ
माइनर बच्चों को ही मेंटेनेंस देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजर चिल्ड्रन? दैट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, लेकिन आमतौर पे वो किसी वजह से शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है, इस परिस्थिति में अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या एक माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। इसके अलावा चौथे क्लॉज में इस बात का जिक्र किया गया है कि भैया जो आपके माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपको उनको भी मेंटेन करना है अगर वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। सबसे खास बात यहां पर यह आती है कि मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन फाइल होती है वो आपकी सीआरपीसी के 125 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में फाइल होती है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति कोर्ट में सबसे पहले अप्रोच करेगा उसको हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं या वादी बोलते हैं। वो कोर्ट के सामने अपने सारे फैक्ट्स को रखेगा, सारे एविडेंसेस रखेगा कि किस कदर वो लाचार और बेबस है कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ वो ये भी साबित करने की कोशिश करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है, मीन्स है, मेजरमेंट्स है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो जानबूझकर आपको निगलेक्ट करा है। उसके बाद कोर्ट अपोजिट पार्टी को भी बुलाएगी एज ए डिफेंडेंट के कैरेक्टर में। उसके बाद वो भी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद कोर्ट दोनों पहलुओं को देखती है। अब सवाल यहां पर एक वर्ड आता है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हालांकि इसका जिक्र दो जगह आपको देखने को मिलता है। एक पार्ट तो ये कहता है कि आमतौर पे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड होने में कई बार महीनों या सालों लग जाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वाकई में कोई व्यक्ति असमर्थवान है या उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो आखिर वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा, वो लीगल एक्सपेंस कैसे निकालेगा? तो उसके लिए कोर्ट के ऊपर एक बाध्यता डाली गई है कि जिसके दिन आपके पास मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है, अगर आपको लगता है कि वाकई में पार्टी इंडिजेंट है, तो विद इन द पीरियड ऑफ 30 or 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन यू विल हैव टू डिसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरिम मेंटेनेंस। यानी कि अंतरिम भरण पोषण भत्ता जो होता है वो आप डिसाइड करेंगे 60 दिन के अंदर अंदर। बाकी चीजें आपकी एज इट इज चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंटेनेंस जब डिसाइड हो जाएगा तो जो भी अमाउंट आपको पे करना है, कितने समय के लिए पे करना है, किस मोड में पे करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, ईयरली करना है, अकाउंट में करना है, कोर्ट में जमा करना है, ये सारी चीजों का जिक्र आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पे सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो आमतौर पे जिस डेट से या जिस मंथ उसका मेंटेनेंस का अमाउंट आपको नहीं मिला है, उस डेट या उस मंथ से 1 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट को इंटीमेट करिए और वहां पे कोर्ट के पास एक विकल्प रहता है कि या तो भाई तुम मेंटेनेंस का अमाउंट पे करो, नहीं तो तुमको 1 महीने की जेल होगी। लेकिन यहां पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस आधार पे आपको बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं आपको मेंटेनेंस देना ही देना है। अब सपोज करिए कोई पत्नी है, वो अपने पति से अलग रह रही है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाले कि हुजूर हमें गुजारा भत्ता चाहिए, हमें भरण पोषण का भत्ता चाहिए। अब कोर्ट उससे पूछ रही कि बहन बता दो क्या तुम्हारे पास कोई जेन्युइन रीजन है, कोई रीजनेबल ग्राउंड है? उसके पास कह रही कि नहीं भाई हमारे पास ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, हमारा मन हम रहे रहे ना रहे ना रहे, आपको सिर्फ आदेश करना है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो आमतौर पे कोर्ट वहां पे मेंटेनेंस को देने से रिफ्यूज कर सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, और अडल्ट्री आमतौर पे वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको असंवैधानिक करार दिया जा चुका है, लेकिन 125 में एक ग्राउंड ये बनता है। इवन कि इन द केस ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट भी आपको ये एक आधार मिलता है जहां पर आमतौर पे आप तलाक ले सकते हैं या मेंटेनेंस के अमाउंट को देने से आप अपने आप को रोक सकते हैं और कोर्ट से आपको आसानी से ऐसे केसेस में ऑर्डर मिल जाता है। तो आमतौर पे अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, इस एप्लीकेशन में कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, तो आमतौर पे कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकती है। ये बात अलग है कि समय समय पे कोर्ट के द्वारा इसमें काफी सारे संशोधन किए जा सकते हैं। लाइक मान लीजिए कंडीशन में चेंजेस हुए, परिस्थितियों में किसी प्रकार का बदलाव हुआ, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मेंटेनेंस अमाउंट को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा वन टाइम सेटलमेंट भी किया जा सके। तो ये एक बेसिक क्रक्स है जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। क्योंकि देखिए जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री के अंदर आपको कुछ कीवर्ड के ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है। जैसे कि आपका मेंटेनेंस का चैप्टर कौन सा है, कई बार चैप्टर से सवाल पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है सिर्फ वाइफ को दिया जाएगा या एक से ज्यादा पत्नियों को दिया जाएगा, कई बार माइनर मेजर को लेकर सवाल पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, कौन सा होगा। कई बार ये भी सवाल आते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए क्या कोई टाइम लिमिट सेट है। कई बार ये भी पूछता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। कई बार ये भी पूछता है कि क्या मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, उसको अल्टर किया जा सकता है, उसके अंदर कोई फाइनल ऑर्डर होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो रहती हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में आपको एक गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर ये हमें सिनॉप्सिस लिखना है, ये हमारी हेडिंग जाएगी, ये हमारी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग जाएंगी, ये हमारे क्लॉजेस जाएंगे, ये हमारे इलस्ट्रेशन जाएंगे। कम से कम 2-3 केस लॉज आपको लिखने हैं और आपको कंक्लूजन लिखना है। और अगर इतना सब कुछ आपने लिख दिया तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने एक आइडियल उत्तर लिख दिया इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर। अब हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, अभिव्यक्ति का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है। जितनी बार आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतनी बार आपको अपने अंदर कमियां लगेंगी और वही कमियां आपकी धीरे धीरे खुद ब खुद दूर होती हैं। तो अगर मैं बहुत ही ईमानदारी से कहूं तो मेंस के अंदर जो एक मेंटोर होता है उसका योगदान मात्र 25% का होता है। वो सिर्फ आपको टॉपिक बता सकता है, वो बता सकता है कि इसके अंदर क्या रिलेवेंट है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। लेकिन जो 75% मेहनत होती है ना, वो आपकी स्वयं की होती है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो मेंस होता है ना, यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा गया और उनकी अच्छी रैंक भी आई, क्योंकि इंटरव्यू में बोर्ड का मूड होता है। क्या पता आपका भाग्य कुछ और कह रहा हो, क्या पता सितारे कुछ और कह रहे हो, बोर्ड का रवैया कुछ और हो, माहौल कुछ और हो। तो कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी स्टेट का टॉपर है, ऑलरेडी वो किसी गवर्नमेंट की सेवाओं में है, और अगर वो इस फील्ड में आता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद उसने मेंस को इतना सीरियस ना लिखा हो। तो मेंस जो है एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका एक तरफ से तो आपके रैंक को डिसाइड करता है, दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को भी डिसाइड करता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाई है। और इसके अंदर आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, बार बार लिखना है। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, उन कमियों को आपके द्वारा और हमारे द्वारा मिलकर रिमूव किया जाएगा। तो अगर आप अपने सफ़र के इस दौर को टारगेट फॉर IQ के साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर IQ के ऑफिशियल नंबर 7500-11314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ईश्वर चाहा तो जो उद्देश्य आपका है या जो विज़न हमारा है, कहीं ना कहीं वो आगे चल के ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों का हमारे परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।